माय डियर स्टूडेंट्स, अ वेरी वार्म वेलकम टू ऑल ऑफ यू। सभी का अड्डा 24/7 पे बहुत सारा स्वागत है। दिस इज अपर्णा अग्रवाल, योर फैकल्टी ऑफ इंग्लिश। और आज के सेशन की इंपॉर्टेंस क्या है बच्चा? आज हम करने वाले हैं एग्जाम ओरिएंटेड इडियम्स एंड फ्रेजेस। वो इडियम्स और फ्रेजेस जो पिछले 5 ईयर्स में हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में CUT, PG, LLB, MSET जितने भी आपके एग्जाम्स हैं उनमें पूछे गए हैं। द क्वेश्चंस आर टू बी आस्क्ड इन डिफरेंट कॉम्पिटिटिव एग्जाम फ्रॉम दीज ओरिएंटेड इडियम फ्रेजेस। ऐसे इडियम फ्रेजेस के हम वन शॉट मैं रेगुलर बेसिस पे अपलोड करती रहूंगी सो दैट आपके एक बाइफरकेटेड वे में इडियम फ्रेजेस कवर हो जाएं। आज हम 200 के अराउंड इडियम फ्रेजेस कर लेंगे, 200 इडियम फ्रेजेस इन जस्ट 60 मिनट्स। जी हाँ, लेस देन 60 मिनट्स में हम 200 इडियम फ्रेजेस आज कवर कर लेंगे। एक एक इडियम के बहुत सारे मीनिंग्स होते हैं, वो मीनिंग्स भी हम लोग कवर कर लेते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन विदाउट एनी डिले। अगर कोई प्रॉब्लम या कोई परेशानी या सेशन को रिलेटेड कोई भी डाउट होगा सो माय डियर स्टूडेंट्स, मेरी मेल आईडी मैं आपको मेंशन कर देती हूँ। दिस इज माय मेल आईडी aparna.agarwal@adda24/7.com। मुझे मेल कर दीजिएगा अगर कोई भी प्रॉब्लम आपको इस सेशन से रिलेटेड आती है, या ऑफलाइन कमेंट भी आप डाल सकते हैं। चलिए आज का पहला इडियम स्टार्ट करते हैं। मैं ट्रिक्स भी बताती रहूंगी साथ साथ आपको, ताकि आपको मजा भी आए और साथ साथ आप इडियम फ्रेजेस पढ़ भी सको। गो हार्ड विद वन एंड ऑल। मेरी बात समझिए ध्यान से, इसमें लिखा हुआ है गो हार्ड विद वन एंड ऑल। हमेशा कहा जाता है ना आपको वर्क हार्ड, हमेशा बोला जाता है कि कठिन परिश्रम कीजिए, बिल्कुल बोला जाता है। तो जब आप लोगों को बोला जाता है कठिन परिश्रम कीजिए, तो कठिन परिश्रम का यहाँ पर वर्ड लिखा हुआ या तो हार्ड जाइए, मतलब हार्ड का मतलब है बहुत कठिन तरीके से जाइए और बच्चा अपनी सारी की सारी मेहनत लगा दीजिए। तो बेटा लोग गो हार्ड विद वन एंड ऑल का मतलब क्या होता है? बहुत मेहनत या लगन से काम करना। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, द लीडर एनकरेज एवरीवन टू गो हार्ड विद वन एंड ऑल टू अचीव द टारगेट। अब ये सेंटेंस में इस तरह से भी पूछा जाता है आपके CUT, PG, LLB या MSET के एग्जाम में या एनी अदर एग्जाम में, कि वो सेंटेंस आपको दे देते हैं, मीनिंग अंडरलाइन कर देते हैं इडियम पे, और उसका मीनिंग या उसका एंटोनिम हमसे पूछा जाता है। इसीलिए मैंने सेंटेंस या यूसेज भी रख दिया। अगर दूसरे मीनिंग की बात करें तो ये हो सकता है टू पुट इन इक्वल एफर्ट्स रिगार्डलेस ऑफ द ऑडियंस, मतलब बिना आपको फर्क नहीं पड़ रहा ऑडियंस क्या कह रही है क्या नहीं कह रही है, अपना पूरा एफर्ट्स देना। तो अगर ये इडियम आपके सामने आता है तो इसके ये दोनों मीनिंग एब्सोल्युटली हो सकते हैं। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। कीप एन आई ऑन, ये प्रीवियस ईयर में आया हुआ क्वेश्चन है। कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी के ऊपर नजर बनाए रखना। जैसे कि मैं क्या करती थी, सुबह को 4 बजे उठ के पढ़ती थी। जब मेरे बोर्ड के एग्जाम थे तो मेरे फादर मेरे बराबर में सो के मुझे उठाते रहते थे और मेरे पे निगाह रखते थे पूरी, ये पढ़ रही है या सो गई। मतलब मुझे बीच बीच में चेक करते थे, मेरा नाम लेते रहते थे। अगर मैं हाँ बोल रही हूँ तो ठीक है पढ़ रही है, अगर मैं हाँ नहीं बोल रही हूँ तो समझ जाते थे सो रही है, फिर मेरे को दोबारा उठाते थे। तो कीप एन आई ऑन का मतलब होता है किसी चीज पे नजर रखना। देखिए, प्लीज कीप एन आई ऑन द किड्स व्हाइल दे प्ले इन द पार्क। हमेशा लाइक बच्चों पर निगाह रखो अगर बच्चे पार्क में खेल रहे हो। इसका और मीनिंग क्या हो सकता है? मॉनिटर क्लोजली, मतलब किसी चीज को अच्छे से इन्वेस्टिगेट करना। ठीक है, चलिए अपने नेक्स्ट पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट माय डियर स्टूडेंट्स। नेक्स्ट हमारा सेंटेंस क्या है बेटा? नेक्स्ट सेंटेंस है कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। देखो एक बात ध्यान से समझो, बॉडी एंड सोल, अपने माइंड को और अपनी बॉडी को आप कब एक साथ रख सकते हो बेटा? जब आप हर एक स्थिति में, कहते हैं ना, अपना दिमागी संतुलन मत खो लेना गुस्से में आके। ठीक है, अगर कठिन परिस्थिति भी अपने साथ आ रही है तो अपने सोल को और अपनी बॉडी को एक साथ रखना है। गलत तरीके से व्यवहार नहीं करना है, चाहे कितनी भी कठिन परिस्थिति आए। तो बेटा बॉडी एंड सोल का मतलब क्या होता है बच्चा? बॉडी एंड सोल का मतलब होता है बेटा कि परिस्थिति, कठिन परिस्थिति में भी अपना जीवन व्यापन करना। एग्जाम्पल देख लीजिएगा, ही वर्क्स 2 जॉब जस्ट टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। कठिन परिस्थिति में भी अपनी बॉडी को और अपने सोल को, अपनी बॉडी और अपनी सोल को, दोनों को उसने जीवित रखा हुआ है। बाकी मीनिंग क्या हो गए? सस्टेन लाइफ विद मिनिमल रिसोर्सेज।
अगर इसका ये मीनिंग आ जाए तो ये भी इसका मीनिंग होगा, अगर ये आ जाए तो ये भी हो जाएगा। इसका मतलब है अपनी लाइफ को बहुत कम रिसोर्सेज से भी सस्टेन करना, जीवन व्यतीत करना, चाहे तुम्हारे पास कितना भी कम पैसा हो। ये तीसरा इडियम था। चलते हैं फोर्थ इडियम की तरफ, अप अगेंस्ट द वॉल। देखो बहुत छोटी सी इसकी कहानी सुनाती हूं। अगेंस्ट द वॉल, वॉल के अगेंस्ट फंस जाना। तो बेटा वॉल के अगेंस्ट फंस जाने के लिए मुश्किल स्थिति में फंस जाना, ठीक है। कभी कभी ऐसा हो जाता है ना कि हमारे सामने हम कहीं जा रहे होते हैं, किसी गली में जा रहे होते हैं, पता चला उस वो गली ही बंद हो जाती है, तो हम एक कठिन परिस्थिति में फंस जाते हैं। तो अप अगेंस्ट वॉल का मतलब क्या होता है बेटा? कठिन परिस्थिति में फंस जाना। अभी तक जितने भी इडियम हमें दिख रहे हैं इसी से रिलेटेड दिख रहे हैं, या फिर और पॉइंट भी बोल सकते हो आप, डेस्परेट और टाइट स्पॉट। डेस्परेट का मतलब होता है जिसमें एक्शन लेने की जरूरत है। कहते ना मैं बहुत डेस्परेट हूं इस चीज को समझने के लिए, ठीक है। तो दे वेयर अप अगेंस्ट द वॉल फाइनेंशियली आफ्टर सडन मेडिकल एक्सपेंसेस, मतलब वो बहुत ज्यादा मुश्किल स्थिति में फंस गए जब उन्होंने मेडिकल पर बहुत ज्यादा खर्चा कर लिया। बात समझ में आ गई? ये हमारा था फोर्थ इडियम। चलते हैं अगले इडियम की तरफ। नेक्स्ट इडियम है फीलिंग इल और अनवेल, अंडर द वेदर। बस याद रखो आजकल मौसम बहुत खराब चल रहा है, कभी ठंडी तो कभी गर्मी, और ठंडी गर्मी में हम हमेशा बीमार महसूस करते हैं। तो अंडर द वेदर बहुत कॉमन इडियम है और बेटा एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो बच्चे अंडर द वेदर का मतलब है फीलिंग वेल और अनवेल। इसका मीनिंग और क्या हो जाएगा? छोटा सा या बहुत कम बीमार होना। लिख लीजिएगा, आई एम फीलिंग अ बिट अंडर द वेदर टुडे सो आई विल रेस्ट एट होम। कभी कभी जब आप बीमार हो जाओ और बोलो कि भाई मुझे आज छुट्टी की जरूरत है मैनेजर से कॉल करके, तो मैं तो हमेशा बोल देती हूँ सर आई एम अंडर द वेदर। मैनेजर को समझ में भी नहीं आता है ना, वो सोचता है मैम वेदर के नीचे बैठी हो आप। मैंने कहा नहीं सर बीमार हो गई हूँ। अगला, टू गेट विंड ऑफ। अब बहुत ध्यान से समझिएगा, किसी गुप्त बात की, कहते हैं ना दीवारों के भी कान होते हैं, हवाओं में भी तुम्हारी बातें तैरती हैं। तो देखो विंड का मतलब बच्चे यहाँ पर क्या हो गया बेटा? हवा। तो बेटा जब हमारी हवाओं में भी बात तैरने लगती है तो इसका मतलब कोई सीक्रेट रिवील हो जाता है, कोई सीक्रेट रिवील हो जाता है, मतलब ओपन हो जाता है। और इसका और मीनिंग क्या हो जाएगा? डिस्कवर अनइंटेंशनली, कोई चीज की खोज होना। डिस्कवर का मतलब है बच्चा खोज होना। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। योर गेस इज एज गुड एज माइन। बात को समझो, तुम्हारा जो अनुमान था वो इतना ही अच्छा था जितना मेरा। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है बेटा कि तुम्हारे पास अभी कोई भी आइडिया नहीं है, टू हैव नो आइडिया अबाउट द आंसर। बस तुम्हारा गेस उतना ही अच्छा है जितना कि मेरा है, मतलब तुम भी इसके बारे में उतना ही जानते हो जितना कि मैं जानता हूं। जैसे कोई पूछ रहा हो ना, भाई रोड पर एक्सीडेंट हो गया, भाई क्या हुआ क्या हुआ? लोगों का एक्सीडेंट हो गया रोड पर, तो वो कहते हैं भाई मैं भी अभी आया हूं, तू जितना जानता है मैं भी उतना ही जानता हूं, बस ये पता है एक्सीडेंट हो गया, ये नहीं पता क्यों हुआ, ठीक है। तो टू हैव नो नॉलेज, जब हमें किसी चीज की नॉलेज नहीं होती तब हम बोलते हैं योर गेस इज एज गुड एज माइन। अब पता नहीं एनटीए क्या कर दे तुम्हारे लिए क्या ना कर दे, तब हम यही बात बोलेंगे। अगले पॉइंट पर चलते हैं। व्हील एंड वू, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो व्हील एंड वूल का मतलब होता है अच्छा टाइम भी, देख कहते हैं ना एडवर्सिटी और प्रॉस्पेरिटी। इसका एक और इडियम है वो भी लिख लो बेटा, अच्छे और बुरे टाइम में। तो जो आपके साथ अच्छे टाइम में भी रहे बुरे टाइम में भी रहे वही आपका सच्चा दोस्त होता है। तो विल और वू का मतलब होता है जीवन के सुख और दुख। ये बहुत ही कॉमन इडियम है, एग्जाम में पूछ लिया जाता है। एक और इसका मीनिंग है फॉर्च्यून और मिसफॉर्च्यून, और एक और मीनिंग है इसका एडवर्सिटी एंड प्रॉस्पेरिटी। लिख लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट वर्ड पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा लूज कैनॉन। लूज कैनॉन का मतलब होता है जो बंदा बहुत लूज होता है, कहने का मतलब है वो अपने आप को कभी भी नियंत्रित नहीं कर सकता, अपने आप के ऊपर कभी भी पकड़ नहीं बना सकता। तो बच्चे लूज कैनॉन का मतलब क्या होता है? अनियंत्रित और अजीब व्यवहार करने वाला बंदा जिसके ऊपर अपनी टाइटनेस या पकड़ नहीं होती, ठीक है। इसका एक और एंटोनिम मीनिंग समवन
अनकंट्रोलेबल, जिसको कंट्रोल नहीं किया जा सकता। अगले वर्ड पर चलते हैं, अगला इडियम है डायमंड इन द रफ। अब बात को समझो, कहते हैं ना गुलाब खिलता है कीचड़ में, कहने का मतलब है छिपी हुई प्रतिभा या कच्चा हीरा, जिसका टैलेंट, जिसके अंदर टैलेंट है लेकिन उस टैलेंट को अभी तक किसी ने शो नहीं किया है। ज़रूर आपके अंदर भी कोई टैलेंट होगा, मैं 100% गारंटी देती हूँ। जैसे मैं एक एथलीट रही हूँ, मेरे को जिम करने का बहुत शौक है, तो मेरे अंदर टैलेंट है, तो आपके अंदर भी कोई चीज़ टैलेंट छुपी हुई होगी, तो उसको आप क्या बोलोगे बेटा? डायमंड इन द रफ, कोई रफ जगह पे डायमंड मिल जाना, ठीक है। अगला वर्ड अ बर्ड्स आई व्यू। अब देखो, ऊपर से देखने का विस्तृत नजरिया, अ व्यू फ्रॉम अबव दैट प्रोवाइड्स अ वाइड पर्सपेक्टिव ऑफ द एरिया बिलो। मतलब आप समझो, फॉर एग्जाम्पल कहते हैं ना चिड़िया की आंख है, फॉर एग्जाम्पल कि आप कहीं पर तीर निशाना मार रहे हो, तो आपने ओवरव्यू सारी सिचुएशन देख के तीर जो अपना मारना है वो आंख पर ही मारना है। सिद्धार्थ गौतम, अगर आपको याद होगा, उनके बारे में आपने पढ़ा होगा, तो बिल्कुल आप समझ सकते हैं कि उनका जो निशाना लगा था वो चिड़िया के ऊपर ही लगा था, चिड़िया की आंख के ऊपर ही लगना था। तो बेटा ओवरऑल व्यू तो उन्होंने देख लिया था, लेकिन निशाना उनका वही था। तो किसी भी चीज का ओवरऑल व्यू देख लेना। अगला पॉइंट आयरन विल। आयरन विल का मतलब होता है एक ऐसा चरित्र जो दृढ़ होता है, कभी भी अपना चरित्र, कभी भी अपना कैरेक्टर किसी भी सिचुएशन में खोना नहीं चाहिए। चाहे तुम्हें कोई भी लालच दे रहा हो, चाहे कभी कभी इंसान हो जाता है ना, सक्सेस पे चढ़ने के लिए इंसान कॉम्प्रोमाइज करने लगता है अपने कैरेक्टर से, जो बहुत गलत है। मैं कभी इस चीज को कंसिडर नहीं करती। एक बार को आप कम लग्जरी अपनी लाइफ में जी लीजिए, लेकिन गलत राह मत चुनिए अपने सक्सेस को या अपने एम को या गोल को अचीव करने के। ना शॉर्टकट मेथड, ना गलत राह, क्योंकि जो चीज़ जितनी जल्दी ऊपर जाती है वो उतनी जल्दी नीचे गिरती भी है अगर वो मेहनत से नहीं गई। तो याद रखिएगा ये बात। तो बेटा आयरन विल का मतलब है मजबूत, ठीक है। तुम्हारी जो डिटर्मिनेशन है वो एकदम मजबूत है, कोई हिला नहीं सकता इस डिटर्मिनेशन को। चलिए ठीक है, बात क्लियर हो गई। अनयील्डिंग डिटर्मिनेशन। चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट अपना क्या है? अ स्टॉर्म इन अ टी कप। अब इस बात को समझो, देखो छोटी सी बात का बड़ा मुद्दा। भाई छोटा ही तो था, टी कप ही तो था, एक चाय का प्याला ही तो था छोटा सा। तुमने क्या बना दिया उस चाय के प्याले को? तुमने तो बहुत बड़ा स्ट्रॉन्ग बना दिया उस चीज का। तो ये गलत है। बात क्लियर हो गई। स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप का मतलब बेटा क्या होता है? स्ट्रॉन्ग इन अ टी कप का मतलब होता है छोटे से टी कप में तुमने बहुत बड़ा मुद्दा बना दिया, ठीक है। तो लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, मेकिंग अ बिग डील आउट ऑफ नथिंग, ठीक है। ये हमारा 13th ईडियम फ्रेज था। एक ही ईडियम में हमें 3-4 ईडियम मिल भी रहे हैं। अगला मुहावरे, टू रीड बिटवीन द लाइन्स, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। बातों के पीछे छिपा हुआ अर्थ समझ लेना। कहते हैं ना, वो मत देखो जो दिखाया जा रहा है, वो भी देखो जो छुपाया जा रहा है। वही वाली बात है, बातों के बीच में छिपा हुआ अर्थ। कभी कभी इंसान आपके साथ डिप्लोमेटिक बातें या पॉलिटिक्स खेल जाता है, वो कहना कुछ और चाहता है लेकिन वो कहता कुछ और है, तो तुमको उस बातों का मीनिंग समझना है। यही इसका सिनोनिम है, इंटरप्रिटेट करना कोई भी मीनिंग, ठीक है। चलिए, उसका मैसेज वेग तो था लेकिन मैं पढ़ पाया। वेग का मतलब होता है कंफ्यूजन भरा। अगला वर्ड, नेक्स्ट वर्ड है निब्ड इन द बड। निब्ड इन द बड का मतलब होता है किसी चीज को शुरुआत में ही रोक देना। कहते हैं ना, जैसे पापा कहीं मार्केट में जा रहे हो, पीछे से तुम रोक देते हो, बाबा मेरे लिए ये भी लेते आना। तो भाई कहते हैं ना, किसी को रोकना नहीं चाहिए जब हम कहीं पर जाते हैं। तो निब्ड इन द बड का मतलब होता है किसी चीज की शुरुआत में ही किसी चीज को रोक देना, प्रिवेंटेड अर्ली, ठीक है। अगला वर्ड, टू फ्लॉग अ डेड हॉर्स। ये बड़ा अच्छा है यार। देखो, एक जो डेड हॉर्स है, तुम उसको जगाने की कोशिश क्यों कर रहे हो? वाई तुम उसको डंडा मार रहे हो, जगाने की कोशिश कर रहे हो? भाई वो मर चुका, तो जबरदस्ती कहीं पर एफर्ट्स क्यों लगा रहे हो? मेरे फादर हमेशा कहते हैं, जिस गली जाना नहीं उस गली देखना ही क्यों। सीधी सी बात है। तो फ्लॉग और डेड हॉर्स का मतलब होता है फालतू में अपने एफर्ट्स लगाना, परस्यू अ फिटाइल एफर्ट, अपने एफर्ट्स फालतू में कहीं पर भी लगाना। अगला इडियम, आर्म्ड टू द टीथ। अब समझो, आर्म्ड टू द टीथ, दांतों तक आर्म कर देना, कहने का मतलब है
पूरी तरह से। अब जब आपका एग्जाम आने वाला होगा ना तो मैं आपसे ईडियम सुनूंगी, क्योंकि आपका ये ईडियम बहुत इंपॉर्टेंट है। आर्म्ड टू द टीथ, अपने दांतों तक आर्म्ड कर देना। बात समझ रहे हो? तो बच्चा पूरी तरह से, मतलब अपने दांतों, सिर से लेके पैर तक आप पूरे तैयार हो गए, तो अपने दांतों तक तैयार हो जाना। अगला, एट द 11th आवर, भाई एक्चुअली ये मेरे फादर भी कहते हैं मेरे को, और मेरी मदर भी कहती है, तुझे ना टाइम टू टाइम काम याद आता है, बस अब काम है, अब टाइम है तो तुझे अभी याद आया है। तो बच्चा एट द 11th आवर का क्या मतलब होता है? अंतिम समय में, जब भी डेडलाइन हुई बस तभी तुमने लैपटॉप उठा के काम करना स्टार्ट कर दिया। ज़्यादातर आजकल यही करते हैं लोग, बड़ी बड़ी MNCs में देख लो, जहाँ काम ज़्यादा हो रहा है वहाँ सोचते हैं अरे यार डेडलाइन जब पूरी होगी तभी करेंगे। ठीक है, तो 11th आवर में, क्षण में, उसी टाइम पे याद रहेगा, बिल्कुल याद रहेगा। ट्रिक से याद रखो, बिल्कुल याद रहेगा। ऑल आइज, भाई पूरे कान भी मेरे तुम्हारी तरफ है, आंखें भी। तो जब भी तुम्हें क्लास लेनी हो इंग्लिश की स्पेशली, तो क्या बोलोगे? मैम ऑल आइज आर ऑन यू नहीं आएगा, ऑल आइज आर ऑन योर कंटेंट, और मेरी सारी आंखें और सारे कान केवल और केवल तुम्हारी तरफ है। तो याद रखेगा, इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ऑल आइज एंड ऑल ईयर्स इंपॉर्टेंट है बेटा, नोट डाउन कर लीजिए। पूरी तरह से ध्यान देना, फुल्ली अटेंटिव हो जाना। इसका सेंटेंस आप खुद पढ़ते रहिएगा साथ साथ। अगला, हेड एंड शोल्डर अबव। अब देखो, दूसरों से कहीं बेहतर। अब देखो, अपने हेड को, अपने सिर को ऊपर उठाकर चलो, क्योंकि तुमने बहुत अच्छा काम किया है। कभी अपने सिर को झुकाने का, कहते हैं ना कि ऐसा काम मत करो कि तुमको सर झुका के चलने की जरूरत पड़े, ऐसा काम करो कि तुम्हें सर उठा के चलने की जरूरत पड़े। तो याद रखना, हेड एंड शोल्डर का मतलब होता है, हेड एंड शोल्डर तो एक तुम्हारा शैम्पू भी है, उससे भी तुम ट्रिक बना सकते हो, दूसरों से कहीं बेहतर। हो सकता है हेड एंड शोल्डर वालों ने यही सीखा होगा ईडियम। तो सुपीरियर जब तुम होते हो। अगला, टर्न अ डीफ ईयर। अब देखो, समझो, तुम ना तुम्हारा कान सही था, लेकिन तुमने ना कान अपना गूंगा बना लिया। क्यों? क्योंकि ना तुम बहरे बन गए, बहरे, गूंगे नहीं, बहरे बन गए। मतलब मैं कहते ना, बात अनसुनी कर दी। मम्मी की बात आप ज्यादातर अनसुनी करते हो सब लोग, मुझे पता है। ठीक है, पहले मैं भी करती थी, लेकिन भाई नाउ आई नो द वैल्यू ऑफ द पेरेंट्स, नाउ आई गेट टू नो व्हाट आर दे फॉर इन आवर लाइफ। ठीक है, तो किसी की बात को अनसुना कर देना, टर्न द डीफ ईयर होगा। अब अगर मम्मी की बातों को अनसुना करोगे तो मम्मी को ये सिखा देना इडियम फ्रेज। मम्मी को कहना, मम्मी अगर मैं आपकी बात अनसुनी करूं तो मुझे ये बता देना। चलिए अगला, डेलिबरेटली इग्नोर करना। डेलिबरेटली का मतलब होता है कि तुम वॉलेंटियरली इग्नोर कर रहे हो। अगला, वॉकिंग एक्सक्यूज। वॉकिंग एक्सक्यूज का मतलब होता है एक्सक्यूज। हर एक बंदा चलते फिरते एक्सक्यूज। कुछ बंदे होते हैं ना, भाई मैं नहीं कर रहा, मुझे वहां जाना है, मुझे वहां जाना है। अपने किसी दोस्त को पार्टी के लिए बोल दो, देखो वो कितने एक्सक्यूज देगा तुमको। तो वॉकिंग एक्सक्यूज का मतलब होता है बहाने ढूंढने वाला व्यक्ति, जो हर चीज में बहाने ढूंढता है। हैबिचुअल एक्सक्यूज मेकर, कोई तो कभी कभी एक्सक्यूज बनाता है, कोई हैबिट होती है उसकी। अगला, टू हैव अ स्टिकी फिंगर। स्टिकी फिंगर का मतलब है कि जहां भी तुम्हारी फिंगर जाती है वहीं चिपक जाती है। कहने का मतलब है जहां भी तुम्हारी अच्छी जगह पे फिंगर जाती है, चिपक जाती है, तुम वहां से सामान चोरी करके ले आते हो। तो स्टिकी फिंगर का मतलब होता है जिसके अंदर चोरी करने की आदत होती है। थीफ और समवन डिसऑनेस्ट, चोरी करने की आदत, हैबिट। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट वर्ड है हमारा कॉल इट अ डे। कहने का मतलब है इसे आज ही, एक ही दिन में कंप्लीट कर दो। आजकल बहुत चल रहा है ना बाय EOD, एंड ऑफ द डे। एंड ऑफ द डे में ही इसे कंप्लीट कर दो। तो आज के आज में ये काम कंप्लीट कर देना। टू एंड द डेज वर्क, ये इसका सिनोनिम हो जाएगा। अगला वर्ड, मेड हिज मार्क। कहते हैं ना, अपना चिन्ह बना लो जहां भी जाओ। ऐसा काम करके आओ जहां भी जाओ कि तुम्हें सब जान जाए वहां। अच्छा काम, बुरा नहीं। ठीक है, तो मेड हिज मार्क का मतलब होता है अपना नाम कमाना, अपना नाम बनाना कहीं पर। मार्क, सिग्नेचर। बेटा ये इतने इजी इडियम्स हैं कि आप लोगों को चुटकियों में याद हो जाएंगे। ठीक है ना, समझ रहे हो मेरी बात? अपना नाम कमाना, अपना नाम बनाना। चलिए अगले पे चलते हैं। अच्छा, अभी हमारा परिवर्तन 2.0 बैच स्टार्ट हुआ है। अगर आप कोड भी यूज़ कर देंगे AP लाइव तो आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा उसमें क्या है, मॉक टेस्ट अवेलेबल हैं, रेगुलर क्लासेस अवेलेबल हैं, ई बुक्स अवेलेबल हैं, बुक्स अवेलेबल हैं, प्रैक्टिस सेट अवेलेबल है, एंड मेनी ऑफ द थिंग्स। और बच्चा एक चीज़ और है इंपॉर्टेंट, मेरी सुबह 7 बजे एडिटोरियल की क्लास होती है, वोकैबुलरी की। 8 बजे 2 रूल्स 1 डे की क्लास होती है, और 11 बजे CUT PG LLB का टारगेटेड बैच हमारा चल रहा है। अगला पॉइंट,
ऑन द बॉल, ऑन द बॉल का मतलब होता है बॉल पे रहना, मतलब अपना निशाना बॉल पे रखना। आप वो नहीं खेलते हो, गेम खेलते हैं हम पूल वाला, वहां पर अपना निशाना बॉल पे रखते हैं, तो ऑन द बॉल का मतलब होता है केयरफुल, अटेंटिव, अटेंशन, बिल्कुल एकदम हाईली अटेंटिव, हाईली अटेंटिव रहना, अपना एकदम निशाना वहीं रखना कि हाँ ऑन द बॉल पे, पूल पे। अगला पॉइंट नेक्स्ट लिख लीजिएगा, जस्ट इन द निक ऑफ टाइम। इन द निक ऑफ टाइम का मतलब होता है बिल्कुल एग्जैक्ट। देखो 11th आवर में और इसमें फर्क है। एट द 11th आवर का मतलब क्या था, डेडलाइन खत्म होने के टाइम पे ही तुमने वो काम किया, और इन द निक ऑफ टाइम का मतलब क्या होता है बेटा, बिल्कुल सही समय पर। समय पर कहते ना तुम बिल्कुल सही समय पर आए हो, अगर इससे लेट हो जाते हो तो दिक्कत हो जाती है। कभी कभी जैसे हम पिछली बार नेपाल गए थे हम लोग सब मिलके, तो हम बिल्कुल सही समय पर बोलते, वरना हमारी एंट्री ना हो जाती, एंट्री ना होती हमारी प्लेन में और हम लोग वापस आ जाते, क्योंकि 2 घंटे पहले लैंड लाइक वहां पर रीच करना पड़ता है ना एयरपोर्ट पे, तो वही इन द निक ऑफ टाइम। ऐसे मैं आपको कहानियां सुनाती रहूंगी ना तो याद रहेगा बेटा, ठीक है। अगला पॉइंट, मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। अब देखो मिल्क ऑफ मतलब ह्यूमन काइंडनेस से भी भरा हुआ बंदा है वो, मतलब उसके अंदर इतनी काइंडनेस है, इतना बेनिवोलेंस पर्सन है बेटा। इसका आप एक वोकैबुलरी वर्ड भी बना सकते हो बच्चा, बेनिवोलेंस। बेनी का मतलब होता है गुड, ठीक है, और वॉलेंस जो अपने आप से, जो वॉलेंटियरली अच्छा करता है। तो देखो इस ईडियम का मीनिंग भी आ गया, और इस ईडियम का साथ साथ क्या आ गया बच्चा, इस ईडियम के साथ साथ इसका वोकैबुलरी वर्ड भी आ गया, बेनिवोलेंस, बेनिवोलेंट और जेन्युइन और मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस। तो सभी को मिल्क ऑफ ह्यूमन काइंडनेस बनना चाहिए। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ, फूड फॉर थॉट, विचार करने योग्य बात। देखो भाई मैं सच बता दूं, हमेशा मेरे दिमाग में खाने की बात दौड़ती रहती है, तो हमेशा मैं इसका ही विस्तार करती रहती हूँ। जैसे मेरी क्लास खत्म हो जाती है मैं सीधा कैंटीन पहुँच जाती हूँ। मेरे को ना एनर्जी चाहिए होती है कुछ ना कुछ, मुझे बीच बीच में कुछ ना कुछ खाने का ना मन होता है। तो मैं तो इस इडियम को अच्छे से याद कर रखा है, विचार करने योग्य है भाई। खाना मेरे लिए हमेशा विचार करने योग्य है। तो फूड फॉर थॉट का मतलब होता है जो भी बात विचार करने योग्य होती है। और इसका एक चीज़ और बताऊँ, इसका एक तुमको वोकैबुलरी वर्ड भी बताती हूँ, हैंग्री, है ना। अब देखो पता है कैसे मिलकर बनाई है, हंग्री प्लस एंग्री। तो भैया ये बात मेरे लिए तो बिल्कुल सही है यार। मेरे को जब गुस्सा आता है ना, मेरे को गुस्सा केवल भूख की वजह से आता है। अगर मेरे को खाना नहीं मिले टाइम पे तो मुझे गुस्सा आ जाता है, ठीक है। तो हैंग्री हो जाएगा। बात क्लियर हो गई। चलते हैं अगले पॉइंट की तरफ। नेक्स्ट पॉइंट, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। ट्रम्पेट होता है जो बीन, अपनी ही बीन बजाते रहना। कोई कोई बंदा अपनी ही बीन बजाता रहता है। अपनी ही बीन बजाने का मतलब क्या है, कोई कोई पर्सन बस अपनी ही तारीफ करता रहता है, कोई और उसकी तारीफ नहीं करता, बस वो अपनी ही तारीफ करता रहता है। तो वो क्या हो जाएगा, ब्लो वंस ओन ट्रम्पेट। लिख लीजिएगा, अपनी ही प्रशंसा करना, है ना, सेल्फ प्रमोशन। अगला वर्ड नेक्स्ट आ जाएगा, फेयर वेदर फ्रेंड। देखो फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब क्या होता है, अच्छे मौसम में तो वो तुम्हारा दोस्त है, बुरे मौसम में वो तुम्हारा दोस्त ही नहीं है। बुरे मौसम में वो तुम्हें डिजर्ट कर रहा है, डिजर्ट, ठीक है, डेजर्ट। अब आप कहोगे मैम डेजर्ट का मतलब तो रेगिस्तान होता है, डेजर्ट का एक और मतलब होता है छोड़ना, त्याग देना। तो बुरे टाइम में तुम्हारे सारे दोस्त तुम्हें त्याग देते हैं। तो फेयर वेदर का फ्रेंड का मतलब है सुख के सब साथी, दुख में ना कोई। ये आपने सुनी भी होगी कबीर का दोहा। चलिए आगे चलते हैं। स्टम्बलिंग ब्लॉक, ब्लॉक का मतलब क्या होता है, जो रुकावट पैदा करता है, रुकावट, ठीक है। तो स्टम्बलिंग ब्लॉक का मतलब क्या हो जाता है, जो भी पर्सन रुकावट पैदा करता है उसे स्टम्बलिंग ब्लॉक कहते हैं, ठीक है। लिख लीजिएगा, हर्डल या डिफिकल्टी। अगला, गेट योर एक्ट टुगेदर। अब देखो अपने काम को बेहतर तरीके से व्यवस्थित करना, गेट योर एक्ट टुगेदर। एक्ट का मतलब है एक्शन, अपने एक्शन को प्रॉपरली करना, प्रॉपरली, ठीक है। तो प्रॉपरली कोऑर्डिनेशन के साथ, टुगेदर का मतलब होता है एक साथ, एकता में किसी काम को करना। अगला पॉइंट, अ पीस ऑफ केक। इसके तो एक और इडियम बन जाता है बेटा, पीस ऑफ केक का मतलब है अ इजी केक वॉक, ठीक है। ये एक एक्चुअली पता है कहाँ से बनी थी कहावत, पहले ना सिविल वॉर्स के पहले जो स्लम्स स्लेवरीज हुआ करते थे, स्लेव,
है ना, वो क्या करते थे, वो उनको डांस शो कराया जाता था और जब वो डांस शो करके जो जीतता था उसको ट्रॉफी या प्रॉफिट मिलता था। तो इजी केक वॉक या फिर अ पीस ऑफ केक, ये मेरे दाएं हाथ का खेल है। अगला नेक्स्ट, अ वेट ब्लैंकेट, मजा खराब करने वाला व्यक्ति। भैया तुम सोचो, ठंड हो रही हो और तुम्हें ब्लैंकेट में कैसा मिल जाए ठंड में, वेट, तो कैसा लगेगा? हाउ विल यू फील गाइज? बहुत बेकार लगेगा। तो भैया वेट ब्लैंकेट का मतलब होता है जो खराब, मजा खराब कर देता है। ठीक है, मान लिया तुम पार्टी शार्टी कर रहे हो, कहीं तुम्हारा दोस्त आ गया, वो अपना रोना रोने लगा वहां, तो वो क्या कहलाओगे उसे बोलोगे तुम भाई वेट ब्लैंकेट हो, तुम यहां से जाओ, हमें न्यू ईयर की पार्टी सेलिब्रेट करने दो। चलिए अगले वर्ड पे चलते हैं। अगला इडियम फ्रेज भी बहुत बढ़िया और मजेदार है, टू शो द वाइट फेदर। अब देखो वाइट फेदर का मतलब क्या होता है बच्चे, अपने एज ए फेदर दिखा देना जो डर वाले हों, अपना कायरता वाला रूप दिखा देना। तो बहुत सारे कम दोस्त होंगे जो तुम्हारे विल एंड वू होंगे। देखो इस इडियम में मैं 3 इडियम्स एक साथ जोड़ दूंगी, विल एंड वू। एक ऐसे दोस्त तुम्हारे बहुत कम होंगे जो तुम्हारे सुख दुख में तुम्हारे साथी होंगे, विल और वू में। तुमको फेयर वेदर फ्रेंड बहुत ज्यादा मिलेंगे। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है तुम्हारे बस अच्छे टाइम पे तुम्हारे दोस्त तुम्हारे सबसे ज्यादा होंगे, बुरे टाइम पे बहुत कम लोग होंगे जो तुम्हारे साथ होंगे। तो विल एंड वू वाले लोग बहुत कम होंगे जो सुख दुख में तुम्हारे साथी होंगे। फेयर वेदर फ्रेंड तुम्हें बहुत ज्यादा मिलेंगे और वो किस सिचुएशन में तुमको छोड़ देंगे, वाइट डर या कायरता दिखाकर वो तुमको बेकार सिचुएशन में छोड़ देंगे। तो एक ईडियम से अपन लोगों ने बना लिए 3 ईडियम। चलिए अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट पर, फेस द म्यूजिक। अब आप कहोगे मैम म्यूजिक तो अच्छी बात होती है, हमें तो म्यूजिक बहुत अच्छा लगता है, लेकिन जब म्यूजिक को फेस करना पड़ जाए, कहने का मतलब है अभी CUT PG LLB का आपका एग्जाम आ रहा है, MS सेट का एग्जाम आ रहा है, भाई तुम पढ़ रहे हो और बाहर बज रहे हैं ढोल नगाड़े, तुम क्या करोगे? तुम करोगे फेस द म्यूजिक। तो बच्चा फेस द म्यूजिक का मतलब होता है अपनी गलती की सजा भुगतना। जो तुमने गलत काम किया है, जो तुमने गलत खराब काम किया है, अब उसकी तो गलती की सजा तुम्हें भुगतनी ही पड़ेगी, अपने कर्मों के फल को भुगतना। चले नेक्स्ट पॉइंट पर बिल्कुल चलते हैं, लिख लीजिएगा और इसका एक बार जल्दी से मैं साइड हो जाती हूं, इसका एग्जाम्पल भी पढ़ लीजिएगा, इसका एग्जाम्पल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए आगे नेक्स्ट पॉइंट पर चलिए, नेक्स्ट पॉइंट पर चलते हैं। हमारे कितने हो गए? हमारे हो गए हैं 36 और 37 हो गए हैं। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं, जस्ट वेट अ सेकेंड। हाँ जी, नेक्स्ट है हमारा एप्पल ऑफ वन आई, अपनी आंख का तारा। अपने घर में आप जरूर अपनी दादी या दादे के आंख के तारे होंगे। मैं अपनी दादी की आंख का तारा थी। तो एप्पल ऑफ वन साइज, नाउ शी इज नो मोर। एप्पल ऑफ वन साइज का मतलब होता है बहुत ही प्रिय व्यक्ति जब आप किसी के होते हो, फेवरेट और डियर फ्रेंड, समथिंग दैट विल नेवर हैपन। एक बात बताओ, क्या आपने कभी पिग्स को उड़ते हुए देखा है? नहीं देखा। जब आपने पिग्स को उड़ते हुए नहीं देखा तो ऐसी चीज जो कभी नहीं हो सकती, दैट नेवर बी हैपन, एक इमेजिनरी सिचुएशन को हम ये बोलते हैं। लिख लीजिएगा, इम्पॉसिबल और इमेजिनरी सिचुएशन। रन एरेंड्स, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट है। एरेंड्स का मतलब होता है वर्क, छोटे मोटे काम करने को हम रन एरेंड्स कहते हैं। शी स्पेंड द मॉर्निंग रनिंग एरेंड्स फॉर हर बॉस, वो अपने पूरा मॉर्निंग अपने बॉस के छोटे मोटे काम में लगा देती है। अगला वर्ड ये इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखना। ग्नैश्ड हिज टीथ, कहने का मतलब है देखो अपने टीथ को दांत पीसना। कभी कभी देखा होगा मम्मी जब डांटती है ना तो यही करती है, मेरी मम्मी तो यही करती थी हमेशा। जब भी मैं कुछ गलत करती थी तो मेरी मम्मी क्या करती थी, दांत को पीस लेती थी अपने, क्योंकि मेरे को डांटना होता था, बहुत ज्यादा गुस्सा दिखाना। आउट ऑफ हैंड कहते ना, भाई तुम मेरे हाथ से निकल रहे हो बाहर, पापा कहते होंगे ना ये बात, ये मम्मी पापा पे ही सारी आ रही है बात, आती है भाई क्या करें, वो बोलते हैं ऐसे कहावत, हाथ से निकल रहा है बच्चा, बच्चों को संभाल लो। तो आउट ऑफ हैंड का मतलब होता है कंट्रोल से बाहर निकल जाना। अगले पर चलते हैं, नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है हमारा, ये पता है आप लोगों को क्लास होती है सुबह 7 बजे, ये 8 बजे होती है और ये 11 बजे होती है। ठीक है, मेरे को मेल कर दीजिएगा अगर मेरी मेल आईडी की रिक्वायरमेंट होगी या कोई बात पूछनी होगी। आपको PDF कम्युनिटी पे मिल जाएगी और कोड लगा दीजिएगा AP लाइव अगर आपको बैच परचेज करना होगा। ठीक है, चलिए अगला, बिटन ऑफ मोर देन यू कैन चूई। देखो कहते ना
अपने क्षमता से अधिक कार्य लो। आप लोग क्या करते हो, आप लोग उल्टा करते हो, दुनिया उल्टा करती है। अरे मेरी इतनी कैपेसिटी नहीं है। आप लोग पता है, मैं हमेशा जब भी कहीं पर काम किया ना, तो मैंने ये सोचकर काम नहीं किया मुझे इतनी सैलरी मिलती है। मैंने हमेशा ये सोचकर काम किया कि मेरी कैपेसिटी कितनी है। मैं कभी भी किसी कंपनी या कभी भी किसी ऑर्गेनाइजेशन पर डिपेंड नहीं रही काम के लिए। मैं हमेशा डिपेंड रही हूँ कि हाँ, मैं अच्छा कर्म करूँगी, मैं अपना ज़्यादा से ज़्यादा इनपुट दूंगी, तो मुझे आउटपुट हमेशा लाइफ में ज़्यादा मिलेगा। मैं कभी भी टेम्परेरी चीज़ों को नहीं देखती, मैं हमेशा परमानेंट देखती हूँ बेटा। चलिए आगे चलते हैं। अपनी क्षमता से अधिक कार्य करना, ऑल ईयर्स, पूरे कान तुम्हारे ऊपर है मेरे, तो बहुत इंपॉर्टेंट और बहुत कॉमन सा है। ईट लाइक अ हॉर्स, भाई घोड़ा हमेशा, घोड़ा और बफेलो हमेशा चबाती रहती है, तो ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है बहुत ही ज़्यादा खाना खाना। लिख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तुमने देखा होगा बफेलो बहुत ज़्यादा खाती है और हॉर्स भी आपको ज़्यादा खाने वाला ही दिखेगा। तो बेटा ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब क्या होता है, ज़्यादा खाना खाना। चलिए आगे, चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। ईट लाइक अ हॉर्स का मतलब होता है क्योंकि तुम्हारी भूख बहुत ज़्यादा है, उसको बहुत एनर्जी की ज़रूरत है, बहुत तेज़ भागता है, और मेरे को भी एनर्जी की ज़रूरत है बहुत ज़्यादा, इसीलिए मेरे को भूख भी ज़्यादा लगती है। चलिए ब्रोक डाउन, ब्रोक डाउन का मतलब होता है काम बंद कर देना। ये फ्रेजल वर्ब है। वर्ब के साथ जब प्रेपोजिशन जुड़ जाती है उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। जैसे ब्रेक का मतलब है टूटना, लेकिन ब्रेक डाउन का मतलब होता है काम करना बंद कर देना। जैसे इमोशनल ब्रेक डाउन हो गया आपका, ठीक है। ये फ्रेजल वर्ब है, इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। अगला, easier said than, कहते ना कहना आसान है, करना बहुत मुश्किल है। easier said than done, बहुत सिंपल है, तो लिख लीजिएगा difficult in practice, difficult in experiment। कहना बहुत आसान है, करना बहुत मुश्किल है। अगला, clear as mud, बहुत उलझा हुआ या अस्पष्ट। एक बात बताओ, मड होता है ना, मड कीचड़, कीचड़ क्या कभी तुमने साफ देखी है? नहीं देखी। अब तुमने ना ये वर्ड पढ़ा होगा क्लियर है, क्लियर का मतलब तो बच्चा साफ ही होगा। नहीं बेटा, क्लियर का मतलब साफ नहीं होता। क्लियर एज मड का मतलब होता है जो कीचड़ में बहुत ही ज़्यादा लाइक उलझा हुआ होता है, जो चीज़ है ना, जो अनक्लियर होती है, जो वेग होती है। वेग का मतलब है जो चीज़ ट्रांसपेरेंट नहीं होती, नॉट ट्रांसपेरेंट, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा द गिफ्ट ऑफ द गैप, फटाफट और प्रभावशाली बोलने की क्षमता। गैप का मतलब होता है बोलना, ठीक है। ये मैं बताती हूँ, मारुत सर है ना, मारुत सर, उनके ऊपर तुम ये इडियम बना लो, ठीक है। गिफ्ट ऑफ गैप, उनको फटाफट बोलने की बहुत क्षमता है भाई। उनको तुम एक स्पेशल सेशन उनका अलग से लगा दो बोलने का, वो बहुत ही ज़्यादा उनको क्षमता है उनके अंदर, मतलब ये प्रतिभा है भाई। मैं तो कहती हूँ सर मेरे को भी सिखा दो कुछ बोलना, ठीक है। तो गिफ्ट ऑफ द गैप का मतलब होता है फटाफट और प्रभावशाली बोलने की क्षमता, स्किल्ड एट स्पीकिंग, ठीक है। अगला, होंगे आपके दोस्त भी, नकल डाउन। नकल डाउन का मतलब होता है गंभीरता से कोई काम शुरू करना। तो आप अगर अपनी प्रिपरेशन के लिए 2 महीने रह गए हैं और आप गंभीरता से काम शुरू कर रहे हैं, तो उसको आप क्या बोलोगे बच्चे? उसको बोलोगे नकल डाउन। अगला वर्ड, इन स्टिचेस। इन स्टिचेस का मतलब होता है कि भैया तुमने तो क्या किया, बहुत तेज तेज। वैसे तो देखो इन स्टिचेस का कोई सेंस नहीं बन रहा, लेकिन मैं ट्रिक बता देती हूँ तुम्हें यहाँ पर। देखो भैया तुम इतनी तेज तेज हंसे, इतनी तेज तेज हंसे कि तुम्हारे पेट में भी स्टिच, पेट फट गया, स्टिचेस लगाने पड़ गए, है ना। तो बहुत तेज हटना, जब जहाँ पे पेट फट जाता है ना, मतलब ऐसा हो जाता है पागल हो जाते हैं हंसते हंसते, तो उसको अपन लोग ये बोलते हैं लाफिंग अनकंट्रोलेबली। अगला, आउट ऑफ फेवर, अपनी लोकप्रियता को खो देना, मतलब नॉट इन अ गुड ग्रेसेस। फेवर कोई तुम्हारा कर रहा है लेकिन अब वो बाहर निकल गया उस चीज से, आउट ऑफ फेवर। अब तुम्हारा कोई फेवर नहीं कर रहा, अपने पॉजिटिव चीज को खो देना। अगला, बर्न द मिडनाइट ऑयल, ये तुम्हारे लिए है। हमेशा मैं ये कहावत बोलती हूँ, रात भर कठिन परिश्रम करो। लेकिन पता तुम लोग क्या करते हो, सुबह से तो तुम पढ़ोगे नहीं, रात को तुम क्या करोगे, मम्मी बताओ लाइट भागी, अब मोमबत्ती चलाओ, मैं मोमबत्ती में पढ़ूंगा अगर इन्वर्टर डाउन हो गया तो, अगर बैटरा या जनरेटर नहीं चल रहा, मोमबत्ती चलाओ, मैं मोमबत्ती में पढ़ूंगा। दिखाना भी तो करना होता है ना। चलिए अगला, ऑल इन द सेम बोट, सब एक स्थिति में है। कभी कभी क्या होता है ना भैया, तुम सारे एक जैसे हो, तुम पढ़ने नहीं वाले। जैसे मैथ्स में सबका बुरा हाल होता है इंक्लूडिंग मी, तो हम क्या कह सकते हैं, ऑल इन द सेम बोट, सबका एक ही हाल है। अगला, कॉक ऑफ द वॉक। कॉक ऑफ द वॉक का समझो, जो बंदा बहुत ही ज्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होता है, उसकी वॉक में भी कॉक है, ठीक है।
कॉक ऑफ द वॉक, जो वॉक में भी बहुत ज्यादा कॉक होता है, जो बंदा बहुत ही अपने अंदर प्राउडी एक पर्सन हो जाता है ना, कि किसी को, हमेशा मैं ये बात बोलती हूँ आप लोगों को, जितना गिरोगे ना उतना ऊपर उठोगे। पता है क्यों? क्योंकि जितना गिर के तुम ऊपर उठोगे ना उतने हम्बल बन जाओगे जिंदगी में, और अगर तुम बिना गिरे ऊपर उठोगे तो तुम्हारे अंदर एरोगेंसी आ जाएगी, ईगो आ जाएगी। ठीक है, तो कॉक ऑफ द वॉक नहीं बनना है तुमको बेटा। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट पर। नेक्स्ट है बिटवीन अ रॉक एंड अ हार्ड प्लेस। अब रॉक भी कठिन होता है, हार्ड भी कठिन होता है, तो कठिन परिस्थिति में कोई काम करना या होना, लिख लीजिएगा। नेक्स्ट, एन ओपन बुक, कहते ना तुम खुली किताब हो, कोई भी आ जाओ तुमको पढ़कर चला जाएगा। तो हमें कभी भी खुली किताब नहीं बनना चाहिए, अपनी चीजों को हमेशा हाइड रखना चाहिए, हर एक इंसान को अपनी चीजों को दिखानी नहीं चाहिए। अगला, ऑन क्लाउड 9, ये था 7वें आसमान पर, ओवर द मून, इसका एक और ईडियम है, बहुत खुश होना। अच्छा एक बात बताओ, जिस दिन आप लोगों की आपकी ड्रीम यूनिवर्सिटी मिल गई, ये तो बहुत छोटा है, जिस दिन आप जज बन गए उस दिन आप क्लाउड 9 पे जाओगे, जिस दिन आप ऑफिसर बन गए उस दिन आप क्लाउड 9 पे जाओगे। छोटा मोटा एम मत रखा करो लाइफ में, बड़ा एम रखा करो। अगला, ब्रॉट टू लाइट, कहते ना इसको ब्रिंग टू लाइट, ब्रॉट की जगह ब्रिंग भी यूज कर सकते हो, विस्तार से समझाओ, इसको प्रकाश डालो। अच्छा देखोगे ना, बहुत मैं फेसबुक पे रील देखती हूँ, कहते ना प्रकाश डालो, तो बच्चा क्या करता है, टॉर्च डाल देता है उस क्वेश्चन के आंसर पे। ठीक है, तो ब्राउट टू लाइट का मतलब होता है प्रकाश डालना। अगले पे चलते हैं नेक्स्ट पर, अ डाइम अ डजन, अ डाइम अ डजन बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, याद रखिएगा। अ डाइम और डजन का मतलब क्या होता है बच्चे, अ डाइम और डजन का मतलब होता है कि बहुत समान या आसानी से मिलने वाली, मतलब तुमको एक डाइम एक दर्जन में ही मिल गई। जब तुम्हें ऑर्डिनरी अबंडेंट कोई भी चीज आसानी से मिल जाती है ना, उसकी लोगों को वैल्यू नहीं होती। अगला, ब्लू इन द फेस, ब्लू इन द फेस का मतलब होता है कि तुम्हारे फेस पे ना चेहरों की हवाइयाँ हो गई। हवाइयाँ क्यों उड़ गई? क्योंकि तुम थक गए हो बहुत ज़्यादा, तुम निराश हो गए हो, तुम्हारा एग्जाम नहीं निकला, तुम्हारे एग्जॉस्ट हो गए हो, उसको हम ब्लू इन द फेस कहेंगे। ऐसा ना हो भगवान तुम्हारे साथ, पढ़ाई करो खूब और हो जाएगा सब काम। स्पिल द बीन्स, बीन्स होता है ना, मटर होते हैं ना, मटर, उसी के लिए वर्ड बना है। मटर को छीलना, मटर को छीलने का मतलब है अपने सीक्रेट को रिवील कर देना, टू रिवील योर सीक्रेट, अपने राज खोल देना। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा एट द टॉप ऑफ योर लंग्स। अब देखो, मैं कभी कभी इतना तेज चिल्लाती हूँ ना, मैं लंग्स को भी अपने बाहर ले आती हूँ, तो बहुत तेज चिल्लाना, बहुत तेज, यील्ड वेरी लाउडली, शाउट करना। अगला, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल, लाइक अ बैट आउट ऑफ हेल का मतलब है बैट को बाहर ले आओ हेल से बहुत तेजी से, ग्रेट स्पीड। बेटा कॉमन नहीं है, इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम में पूछा गया है। जो भी मैं आपको ऑल्दो ये तो सारे ही इंपॉर्टेंट हमारे इडियम फ्रेजेस हैं, ऑल द इडियम फ्रेजेस आर एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट ओवर हियर। नेक्स्ट, कॉट इन अ टाइम रैप, देखो कॉट इन अ टाइम रैप का मतलब होता है समय के साथ बदलना, अडैप्टिव नेचर। जब तुम्हारा नेचर बहुत अडैप्टिव हो जाता है उसको तुम बोलते हो कॉट इन अ टाइम रैप, समय के साथ बदलना। ठीक है, कॉट, टाइम रैप का मतलब है टाइम के अकॉर्डिंग बदलना। वंस इन अ ब्लू मून का मतलब होता है, ये तो बहुत कॉमन है, ईद का चांद, एक ही बार दिखते हो तुम, दिखते ही नहीं हो, बहुत कम दिखना है, कभी कभी होना। अगला नेक्स्ट पर चलते हैं, बोल्ट फ्रॉम द ब्लू। अब देखो, ब्लू में से, स्काई में से तुमको एक बोल्ट मिल गया, एक ऐसी चीज मिल गई जिसका तुमको अंदाजा भी नहीं था। मान लिया तुम पढ़े नहीं और एग्जाम निकल जाए और तुम्हें ड्रीम यूनिवर्सिटी भी मिल जाए, क्या कहोगे? अब बोल्ट फ्रॉम द ब्लू, मैम ऐसा हो गया जो मेरे को बिल्कुल अंदाजा भी नहीं था जिस चीज का, ऐसा होगा नहीं, पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, कहावत है बस। स्ट्रेट फ्रॉम द हॉर्स माउथ, सीधा, कहते ना भैया तुम तो मुंह मौत के कुएं से निकालना है उसे बाहर, सीधा तुमने हॉर्स के माउथ से बाहर निकाल दिया, तो सीधा अथॉरिटेटिव सोर्स से ही तुम वो चीज लेकर आए हो बाहर। अगला, ग्रीन थंब, देखो हमेशा याद रखना बेटा, ग्रीन थंब, ग्रीन का मतलब क्या होता है? ग्रास। तो जो बंदा बहुत ज्यादा गार्डनिंग में अच्छा होता है, अगर आप गार्डनिंग में बहुत अच्छे है ना, तो आप क्या बोलोगे उस पे? आप बोलोगे ग्रीन थंब हूं मैं। अगला, बरीड द हैचेट। अब देखो ना, बरी का मतलब क्या होता है? दबा देना।
भैया अगर बहुत ज्यादा लड़ाई चल रही हो तो आप लोग बीच में आके ब्रीद द हैचेट कर देते हो, मतलब आप मुद्दे को शांत कर देते हो। तो मुद्दे को शांत करने को अपन लोग ये बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। ये एक्चुअली पहले कहावत हुआ करती थी, बहुत ज्यादा तेज बारिश होना, तेज बारिश होने के लिए हम क्या बोलते हैं, रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स। एक ईडियम से हमारे बहुत सारे ईडियम्स निकल आते हैं बेटा, ठीक है। हैवी डाउनपोर। अगला बीट अराउंड द बुश, कहते हैं ना भाई चारों तरफ ना घूमते रहो, मुद्दे की बात पे आओ। तो बीट अराउंड द बुश का मतलब है जो बंदा मुद्दे की बात में नहीं आता, अराउंड हमें घुमाता रहता है। जैसे कभी मम्मी ने पूछा भाई कहाँ गए थे, या पापा ने पूछ लिया कहाँ गए थे, अरे वो दोस्त के पास गए थे, ये काम था। पापा ने कहा मुद्दे की बात पे और ढंग से बताओ कहाँ गए थे, घुमा फिरा के बात करना। अगला एट द ड्रॉप ऑफ द हेड, जैसे मैंने ये मार्कर है ये एकदम नीचे गिरा दिया है ना, तो वो एक चीज, एक ग्रेविटी होती है जिसने एकदम से नीचे चीज खींच ली। तो ड्रॉप ऑफ द हेड का मतलब क्या होता है बेटा, ड्रॉप ऑफ द हेड का मतलब होता है झटपट या बिना किसी सोचे समझे जब तुम कोई काम कर देते हो, ठीक है, उसको एट द ड्रॉप ऑफ द हेड कहते हैं। लिख लीजिएगा बेटा, इंपॉर्टेंट ईडियम है, बहुत ही ज्यादा नोट डाउन कर लीजिएगा। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। अपना नेक्स्ट ईडियम क्या है बेटा, नेक्स्ट ईडियम है चैप्टर एंड वर्स, मतलब हर चीज तुमने सारी चीज इंक्लूड कर ली, इंक्लूडिंग ऑल द थिंग्स, सारी चीजें इंक्लूड कर लेना, एवरीथिंग, ठीक है। तो पूरा और सटीक जानकारी। अगला बियर फ्रूट। अब देखो तुम हमेशा जब भी मेहनत करोगे तुमको फल जरूर मिलेगा, तो बियर फ्रूट का मतलब होता है अपने रिजल्ट्स का, मेहनत का फल लेना। अगला नेक्स्ट हेड इन द क्लाउड्स। हेड इन द क्लाउड्स मतलब क्लाउड्स क्या होते हैं, अच्छा धुंधले होते हैं, तो तुमने अपना सिर्फ धुंधली जगह रख रखा है, तुम हकीकत से वाकिफ ही नहीं हो, है ना। कभी कभी ना हम हकीकत से वाकिफ नहीं होते, हम कुछ भी रैंडमली कुछ भी करते रहते हैं, ठीक है। अगला इन द डोल्ड्रम। इन द डोल्ड्रम, डोल्ड्रम क्या होता है, इंग्लिश एक कंफ्यूजिंग है, कहते हैं ना वोकैबुलरी, एक डोल्ड्रम जैसा सब्जेक्ट है जो हमें कंफ्यूज करता रहता है, उदास करता रहता है। तो देखो जॉब खोने के बाद वो बेचारा बहुत ज्यादा उदास रहा। होल्ड समवन फिट टू द फायर, दबाव डालकर वादा पूरा करना। भाई तुम किसी के पैर आग में डाल रहे हो, तुम बात समझ रहे हो, तुम उसके ऊपर दबाव डाल रहे हो कि इस काम को कर, वो अपने मन से नहीं करना चाह रहा, जबरदस्ती कर। तो किसी के पैरों को फायर में धकेल देना, जबरदस्ती किसी से काम करवाना। अगला थ्रो आउट ऑफ गियर। अब देखो सामान्य कार्य में रुकावट, थ्रोन आउट ऑफ गियर, गियर से थ्रो आउट कर देना। तो ये तो बाइक में भी आप यूज करते हो, जब आप किसी चीज को रोक देते हो, रोकना। भाई इतने इडियम्स कर लो, बहुत हैं जितने मैं बता रही हूं। रेस्ट ऑन योर लॉरियल्स। लॉरियल्स क्या होता है बेटा, लिख लो। लॉरियल पेरिस सुना है आपने, शैम्पू होता है बेटा, ये क्या होता है, जो सक्सेस होती है तुम्हारी। पता है कुछ लोग ना ऐसे होते हैं, जैसे तुम हो, तुम मान लिया एक लॉयर बन गए। मैं हमेशा क्या कहती हूँ, लॉयर नहीं बनना है तुमको, क्या बनना है, जज बनना है। तो तुम ना एक ही सक्सेस पे रह गए और वहीं पे रेस्ट कर रहे हो, तुम आगे बढ़ने की कोशिश नहीं कर रहे हो। तो रेस्ट ऑन योर लॉयर्स का मतलब होता है जब तुम आगे नहीं बढ़ते, एक ही जगह टिके हुए रहते हो। अगला आउट ऑफ स्पिरिट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, उदास या निराश महसूस करना। ये वाला ईडियम और ये वाला ईडियम सेम है, ठीक है। चलिए अगला बहुत लो एनर्जी फील करना। फिश आउट ऑफ द वाटर, पानी के बाहर जब मछली होती है वो तैरती नहीं है, मर जाती है। तो जब तुमको ऐसी सिचुएशन में डाल दिया जाए, अच्छा आजकल क्या हो रही है, ठंड हो रही है, बिना रजाई के पढ़ के दिखाओ जरा रात को या सुबह को, तो तुम्हारे लिए वही हो जाएगा, फिश आउट ऑफ वाटर, एक अनकंफर्टेबल सिचुएशन में रहना। अगला एवरी टावर, दुनिया से अलग थलग स्थिति। भाई तुम ऐसे टावर पे पहुंच गए, दुनिया तुमको दिख ही नहीं रही है, तो यहाँ से तो वैसे भी मीनिंग निकल रहा है। एवरी टावर का मतलब होता है दुनिया से ही अलग पहुंच जाना। अगला लाइंग अ डाइंग डक इन अ थंडर स्टॉर्म। अब समझो, लाइंग अ डाइंग, मरी हुई डक एक थंडर स्टॉर्म में है, मतलब निराशजनक स्थिति में दिखना, जब तुम बहुत ही ज्यादा डिसअपेयर, सोरो या जो दुख हो तुम्हारे अंदर। अगर तुम्हारा एग्जाम नहीं निकलता है, इन केस, वैसे तो देखो मैं हमेशा पॉजिटिव बोलती हूँ, बीइंग अ पॉजिटिव पर्सन, बीइंग एन ऑप्टिमिस्ट पर्सन, एग्जाम 100% निकलेगा। नहीं निकलता है तो फिर ये वाला ईडियम याद कर लेना, और निकलेगा क्यों नहीं, जब मेहनत करोगे तो निकलेगा। और मेहनत नहीं करोगे, सोचोगे रहे हमें ऐसे ही मिल जाए, तो बेटा फिर
सस्पिशियस है चीज़, फिर शायद ना निकल पाए, लेकिन मेहनत का फल ज़रूर मिलता है। मैं ये लिख के दे रही हूँ 200%, जहाँ चाहे वहाँ लिख लो, देर लगती है लेकिन मिलता ज़रूर है। अगला, बाय लीप्स एंड बाउंड्स, कहने का मतलब है जल्दी जल्दी चलना, फटाफट फटाफट, बहुत जल्दी जल्दी प्रोग्रेस लेना। देखना, अगर आप लोगों ने मेहनत की तो आपको जल्दी जल्दी प्रोग्रेस मिलेगी। योमेन सर्विस, योमेन सर्विस का मतलब होता है, देखो जिन होता है ना, जिन है ना, अब पहले हम बहुत मूवी देखते थे कि बोतल में से जिन निकाल दो और वो जिन तुम्हारा बन जाएगा, तुम्हारा स्लेव बन जाएगा, तो जब बहुत ज़्यादा डेडिकेटेड होता है कोई पर्सन। अगला, बी इन सेवेंथ हेवन, वही वाली बात है, ओवर द मून। देखो इसके 3 वर्ड बनते हैं, ओवर द मून, क्लाउड 9, इसके 3 ईडियम बन गए, और एक ही ना, बी इन द सेवेंथ आवर। ठीक है, तो बहुत ज्यादा खुश होना, एक ही वर्ड के एक ही मीनिंग के 3 ईडियम हो सकते हैं। ओवर द मून, अरे मंथ लिख दिया मैंने, सॉरी, ओवर द मून या ऑन द क्लाउड 9, ओवर द मून या ऑन द क्लाउड 9। ठीक है, तो भैया तुम्हारा एग्जाम निकल जाए तो तुम तो बी इन द सेवेंथ हेवन, ओवर द मून, ऑन द क्लाउड 9, तीनों ही हो जाओगे। ठीक है, बस एक बार मैम एग्जाम निकले तो सही, फिर हमने जानी और एग्जाम ने जानी। चलिए नेक्स्ट पर चलते हैं। नेक्स्ट है हमारा ब्रेड एंड बटर। ब्रेड एंड बटर का मतलब है कि भैया तुमको बहुत ही नॉर्मल लाइफ जीने को मिल रही है, नॉर्मल लाइफ, यू आर स्पेंडिंग ओनली नॉर्मल लाइफ। ठीक है, अगला, तो अगर तुमने मेहनत नहीं की तो तुमको ऐसी लाइफ मिलेगी। एट हिज विट्स एंड, मतलब पूरी तरह से परेशान या असमंजस में होना। विट्स एंड, वैसे इसका मतलब एक और होता है बेटा, एट हिज विट्स एंड का मतलब आप 2 लिख सकते हो कि भैया अपने बलबूते पे कोई काम करना, और पूरी तरह से, मतलब एक तरह से क्या होना, पूरी तरह से जब तुमको कोई सोल्यूशन नहीं मिलता, whenever you do not get any solution, या बहुत ज़्यादा confused होना, तो दोनों हो सकते हैं, आउट ऑफ आइडियाज या सॉल्यूशन नहीं मिलना। अगला, स्केटिंग ऑन थिन आइस। अब समझो, मोटी परत होती है तो तुम स्केट कर लेते हो, लेकिन अगर बारीक परत होती है तुम कभी स्केट नहीं कर पाते, तो इसका मतलब होता है बड़ा खतरे का सामना करना, कि भैया तुम हल्की सी परत पर तुम स्केट कर रहे हो। अगला, नेक्स्ट आ जाता है बीन अ टाइट कॉर्नर, कंजूसी करना या फिर बहुत ज़्यादा मुश्किल स्थिति में होना, क्योंकि तुमने पैसा ज़्यादा खर्च कर दिया। तो मान लिया तुम्हारी सैलरी 1 तारीख को आई, तुमने 10 तारीख तक सारे पैसे खर्च कर दिए, तो तुम टाइट कॉर्नर में हो। अगला, स्टैंड बाय समवन का मतलब होता है किसी का साथ देना। ठीक है, विल एंड वू में कोई फेयर वेदर आपका फ्रेंड नहीं है। फेयर वेदर फ्रेंड का मतलब है जो अच्छी स्थिति में ही साथ नहीं दे रहा, बुरी में भी दे रहा है, और वो स्टैंड बाय समवन खड़ा है, किसी का साथ देना। गो डाउन इन फ्लेम्स, फ्लेम्स होता है आग का, तो मतलब आग में झुलस जाना, मतलब असफल हो जाना। ठीक है, अगला, अ मैन ऑफ लेटर्स, कहते हैं ना ये बंदा हमेशा लेटर्स का मैन है, लिखा हुआ है, पढ़ा हुआ है, लिख लो, इंपॉर्टेंट है। लिटरेट पर्सन हमेशा पढ़ा लिखा पर्सन होता है। अगला, ब्लू ब्लड। ब्लू ब्लड का मतलब होता है, हमेशा याद रखना कि इसका ब्लू ब्लड है, कहने का मतलब है ये ऐसे बंदे हैं जो बहुत ही अच्छे परिवार या बहुत ही ज़्यादा शाही परिवार से आए हैं। जैसे हमारे बॉलीवुड में जो करीना कपूर का हस्बैंड है एज ऑफ नाउ, वो शाही परिवार से उसको कंसिडर किया जाता है। अगला, वाइल्ड गूज चेज। अब देखो तुम क्या कर रहे हो, तुम उसको चेज कर रहे हो, चेज का मतलब है पीछा कर रहे हो, तुम उसका पीछा कर रहे हो जो वाइल्ड गूज है। ठीक है, नेक्स्ट, एलिफेंट इन द रूम। एलिफेंट इन द रूम का मतलब क्या हो गया, एक इग्नोर्ड ऑब्वियस प्रॉब्लम, समस्या जिसे नजरअंदाज किया जा रहा हो, मतलब तुम्हें सामने एलिफेंट दिख रहा है कमरे में, तुम फिर भी क्या कर रहे हो, उसका तुम कुछ नहीं कर रहे हो, तुम उसको इग्नोर कर रहे हो। सामने प्रॉब्लम देखते हुए भी इग्नोर करना, एलिफेंट इन द रूम। नेक्स्ट, स्ट्राइक वाइल द आयरन इज हॉट। कहते ना जब ही काम करो जब आयरन गर्म हो, लोहे पर हथौड़ा जब ही मारो जब लोहा गर्म हो। तो सीधी सी बात है, मौका देखकर तुरंत काम कर दो। ठीक है, अभी अपॉर्चुनिटी, अभी मौका देखकर आप तुरंत काम कर सकते हो, अभी स्ट्राइक कर सकते हो। अगला, बिल्डिंग कैसल्स इन द एयर। कहने का मतलब है, मतलब तुम कैसल्स का मतलब होता है बड़े बड़े
राजघराने, तुम हवाओं में ही बातें घुमा रहे हो, फालतू में इमेजिनरी सिचुएशन क्रिएट कर रहे हो, उसको कहते हैं। 100 बार, लीविंग नो स्टोन अनटर्न्ड, कहते ना कोई कसर नहीं छोड़ी तुमने अपनी पढ़ाई में, कहते ना तुमने भाई मेरे को परेशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मम्मी कहती हैं कभी कभी, अब देख मैं तेरे पापा को आने दे शिकायत लगाती हूँ, तूने कोई कसर नहीं छोड़ी, उसको कहते हैं। ठीक है, हर एक पॉसिबिलिटी एक्सप्लोर कर देना। उसका हार्ट राइट प्लेस में है, ये आ चुका है इडियम 2 बार। वैसे तो लेफ्ट में होता है हार्ट, अगर किसी का राइट प्लेस में हार्ट है इसका मतलब वो बंदा अच्छा है, उसके पास दिल है, बंदा अच्छा है, लेकिन कभी कभी वो ऐसी सिचुएशन में बेकार बिहेवियर करता है, बस उतना। डाउन टू अर्थ का मतलब होता है जो बंदा बहुत ग्राउंडेड होता है। कहते हैं ना, मैंने कहा ना जितना तुम ऊपर नीचे गिरोगे उतना तुम ऊपर उठोगे और हम्बलनेस में ऊपर उठोगे। अगला, लाइफ इज अ बाउल ऑफ चेरीज, समझ रहे हो, जीवन जो है वो बहुत सुखदेय और आनंदमय है, उसे ये कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट, नर्व्स ऑफ स्टील। नर्व्स ऑफ स्टील का मतलब है बहुत साहसी है, ये लोहे का बना हुआ है, इसका ब्रेवरी है ये बंदा। ठीक है, अगला नेक्स्ट, सिट्स ऑन द फेंस। अब देखो फेंस, दीवार पर बैठे हो तुम, मतलब निर्णय लेने में, डिसीजन लेने में हिचकिचाना जिसे हम बोलते हैं। नेक्स्ट, अ स्लैप ऑन द रिस्ट। अब देखो तुमने क्या करा, बस मेरे रिस्ट पे मार दिया, बहुत छोटा सा पनिशमेंट दिया, बड़ा पनिशमेंट दिया ही नहीं, तो हल्की सी सजा देने को स्लैप ऑन द रिस्ट कहते हैं, याद रखना ये। ठीक है, बिटवीन द डेविल एंड द डीप ब्लू सी, मतलब भाई एक तो तुम बहुत बड़ी सी में फंस गए और एक ऊपर से डेविल आ गया, तो दोनों ही परिस्थिति बेकार है। कहते हैं इधर काई उधर कुआं, इधर खाई उधर कुआं, वही वाली बात है। टफ सिचुएशन, टाइटन हिज बेल्ट। अब देखो उसने ना अपनी कमर कस ली, उसने अपने हाथ कस लिए क्योंकि वो सारी सैलरी खर्च कर चुका है, तो उसे टाइटन हिज बेल्ट कहते हैं। ठीक है, तो बच्चा ये है हमारे ईडियम फ्रेजेस, और बाकी के ईडियम फ्रेजेस अपन लोग करेंगे, ऐसे ही अपन लोग 1 शॉट वीडियो डालते रहेंगे, ऐसे ही हमारी ईडियम फ्रेजेस होती रहेगी। बच्चा लोग, एक परिवर्तन बैच हमारा स्टार्ट हुआ है, उस परिवर्तन बैच के बारे में आप लोगों को बता देती हूँ थोड़ा सा। ठीक है, अडर 24/7 की वेबसाइट बैच पे जाइएगा, वेबसाइट पे जाइएगा, देखो आपको परिवर्तन बैच मिल जाएगा। अगर आप यहाँ पर कोड यूज़ करते हैं AP लाइव, ये रहा कोड, अगर आप लोग यहाँ पर कोड यूज़ करते हैं AP लाइव, तो आप लोगों को इसमें 41% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। तो बेटा इसमें मॉक टेस्ट, इसमें बुक्स, इसमें ई बुक्स, लाइव क्लासेस, एवरीथिंग यू विल गेट। ऐसे ही हम लाते रहेंगे सेशन। मेरी सुबह 7 बजे वोकैबुलरी की क्लास होती है, 8 बजे 2 रूल्स 1 डे की क्लास होती है, 11 बजे हमारा CUT PG LLB और MS से टारगेटेड यूट्यूब बैच चल रहा है, रेगुलर बेसिस पे क्लासेस होती है। और ऐसे ही 1 शॉट में अपलोड करती रहूँगी, और मैं छोटे छोटे शॉर्ट्स भी आप लोगों के लिए बनाती रहती हूँ मज़ेदार, वो भी देखेगा। ऐसे ही मिलते रहेंगे, पहले हम मीडियम फ्रेजेस की सीरीज कंप्लीट कर लेंगे, फिर हम 1 वर्ड सब्स्टिट्यूशन की सीरीज कंप्लीट कर लेंगे। थैंक यू सो मच एवरीवन, बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट, कीप वर्किंग हार्ड, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, थैंक यू।